अध्याय 1 देख रहे हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहां, कैसे और कब। इसमें हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री, इतिहास की। यह सवाल दिमाग में आता है हर इंसान के। यहां पर रशीदा है। रशीदा एक बार अपना अखबार पढ़ रही थी और उन्होंने देखा, उसमें लिखा हुआ है 100 साल पहले। अब इनके दिमाग में एक सवाल कौंधा कि 100 साल पहले, इसका कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि आज क्या हो रहा है, तो आप इंटरनेट देखेंगे, गूगल देखेंगे, टेलीविजन देख लेंगे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा। आपको पता करना है कल क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में आपको जानना है तो न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। आपको पता करना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो कोई साहब जिनको याद हो उससे आप पूछ लेंगे। लेकिन ये 100 साल पहले क्या हुआ, इसका कैसे पता करेंगे? या 100, 1000, लाख साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे पता करेंगे? और जो 100 लाख साल पहले जो चीज हुई होती है, इसको पता करना ही, इसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, इसी को हम इतिहास कहते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है? पहली चीज तो ये समझने के लिए है कि हमें क्या पता करना है। भाई, जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं। हम जानना चाहते, कई जैसे रशीदा है वैसे कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई लोग खाना क्या खाते थे। व्हाट पीपल एट, खाना क्या खाते थे, क्या पहनते थे वो, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घर में रहते थे। ये क्यों जानना चाहते हैं कि इन सब से आज में क्या अंतर है, क्या प्रगति हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की जानकारी हम ले सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय जो शिकारी थे, हंटर थे, वो कैसे थे, जो चरवाहे थे, कृषक, फार्मर, शासक लोग जो रूल करते थे, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, प्रीस्ट, पुरोहित, क्राफ्ट्स पर्सन जो हस्तशिल्प, शिल्पकार, आर्टिस्ट, कलाकार लोग, म्यूजिशियन, गाने बजाने वाले, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कैसे थे उस समय, और उस समय वहां का विज्ञान, कृषि कैसा था 100 साल पहले, लाख साल पहले। अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई, आप क्योंकि बच्चे हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि उस समय के बच्चे खेलते क्या थे, कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे, वही स्टोरी सुनते हैं जो आज सुनते हैं, या क्या कौन सा वो गेम खेलते थे, कौन सा गेम, जैसे आज हम वीडियो गेम खेलते हैं, वो लोग कौन सा गेम खेलते थे, कौन से गाने गाते थे लोग, किस, ये सारी चीजें हम जानने की इच्छा रखते हैं। एक ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह हमारे दिमाग में रहता है। तो शुरुआत मैं करता हूं, यहां पर एक नदी है जिसको आपको दिखाना चाहता हूं। इस नदी को दिमाग में डाल लीजिए। ये नदी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहां पर नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। यहां पर नर्मदा है। इस नर्मदा और ताप्ती की खास बात दिमाग में डाल लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये यहां से निकल के इधर गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। मोस्टली नदी, चाहे गोदावरी, महानदी, जो भी नाम ले लें आप यहां पर, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहां से निकलती हैं और गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये दोनों नदी इस तरीके से आपको याद रहेंगी। तो ये जो नर्मदा नदी है, अगर जो मैंने आपको लोकेशन बताई, यहां के लोगों के बारे में जो जानकारी मिली, उससे ये पता चला कि यहां पर बड़े स्किल्ड गैदरर्स थे, संग्राहक लोग थे। इसका मतलब ये खाना नहीं बनाते थे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, ये नहीं जानते थे, ये केवल चीजें जमा करते थे, खाने को जमा करके ये खाते थे। ओके। इसके अलावा इनको जंगलात, फॉरेस्ट, वनों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। वहां से वो कंदमूल लेते थे, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स यानी कि फल, और जो भी फॉरेस्ट से पैदा होता है, जंगल से पैदा होता है, जैसे कि खाना, कौन सा खाना हो सकता है, शहद हो सकता है, जो भी आप जंगल से मिलता है, वो सारी चीजें इनको पता थी। वो जानवरों का शिकार किया करते थे। कौन लोग? नर्मदा के आसपास, जो हमें पता चला है। ये ध्यान रहेगा आपको। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा पाकिस्तान के तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है।
तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो मैं ये नॉर्थ वेस्ट ही बता रहा हूं, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में दो आपको पहाड़ी श्रृंखला बता रहा हूं, एक है किरथर, एक है सुलेमान। किरथर और सुलेमान, यहां पर यह पाया गया कि गेहूं की खेती करते थे लोग और जौ बार्ले की खेती करते थे 8100 साल पहले, 8000 ईयर्स पहले। किस किस की खेती यहां पर पता चली है, एक तो व्हीट की यानी कि गेहूं की, और बार्ले यानी कि जौ, इसकी खेती यहां होती थी। इसके अलावा इन्होंने जानवर भी पालतू बना लिए थे, जैसे शीप, गोट, बकरियां, भेड़, कैटल, गाय, भैंसे, और ये गांवों में रहते थे। तो ध्यान रहेगा, ये लोग गांवों में रहते थे, अभी शहर की बात नहीं आई है, वो आगे आने वाली है। गांवों में रहते थे। एक और जगह ले चलता हूं आपको, यहां पर आइए, ये नॉर्थ है तो ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, ये नॉर्थ ईस्ट। इसमें मैं आपको ले जा रहा हूं गारो, गारो पहाड़ियों पे। ये है गारो पहाड़ियां यहां पे। इस गारो पहाड़ियों के बारे में पता चला, और गारो, और एक और जगह ले जाता हूं, विंध्या। यह है विंध्या, आपको मैंने बताया था ना सतपुड़ा, उसी के ऊपर विंध्या है। तो विंध्या और गारो के बारे में यह पता चला, जब सारे इतिहास खंगाले गए और जाने, तो हमने यहां पर देखा कि इन दो जगह पे यहां पर राइस यानी चावल की खेती के प्रमाण पाए गए। एक और जगह आपको ले जाऊंगा, उसे कहते हैं इंडस। ध्यान रहेगा, इंडस का नाम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हमारे देश का नाम भी इसी पे है। इंडस हो गया, इसी को सिंधु कहते हैं। यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत, जिसका नाम आगे बहुत आने वाला है, आगे के क्लासेस में भी आने वाला है। इंडस, सिंधु, सिंधु घाटी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर सिंधु नदी में 4000, मतलब उसके आसपास की जगह बता रहा हूं, 4700 साल पहले यहां पर आपको सिटीज मिली हैं। अभी मैंने आपको गांव बताया था, यहां पर शहर मिले हैं, शहर, इसके तटों पर शहर मिले हैं। 2500 साल पहले यहां पर शहर डेवलप हुए थे, सिटीज डेवलप हुई। और इसके अलावा यहां पर गंगा, यहां पर भी ले जाता हूं आपको, इस जगह पर, यह गंगा का इलाका हो गया और यह सोन हो गया। गंगा और सोन को ध्यान रहेंगे, गंगा और सोन, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इंडस, सिंधु की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक नदी जा रही है, कोई नदी इससे आके मिल जाए, मतलब अपना पानी इसमें मिला ले, इसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अगर एक नदी ऐसे जा रही है और एक नदी इससे छिटक के निकल जाए, कहीं और अपनी धारा बदल दे, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, इसको हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो गंगा, मैंने आपको जैसे बताया कि इंडस वैली के बारे में तो यह है कि सिटीज 4700 पहले के प्रमाण मिले हैं, और 2500 साल पहले यहां पर हमको बकायदा इस जगह पे एक डेवलप्ड सिटी मिली। और गंगा और सोन के बारे में, ये गंगा हो गई, ये सोन हो गई, इसके बारे में मैंने आपको जो बताया, इसमें यह पता चला कि ये जो इलाका है, इसको कहा जाता था मगध। क्या कहा जाता था, मगध। और यहां पर बड़े बड़े किंगडम रहे, शासक रहे। तो मगध, आपको मगध को याद रखना है बिहार के नाम से, बस बिहार दिमाग, क्योंकि आजकल तो बिहार, मगध तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बिहार है, तो बिहार का को दिमाग में डाल लीजिए। जो मगध है, ये बहुत पुराना किंगडम यहां पर, जो सदर्न बिहार है, ध्यान रखिएगा, सदर्न मतलब दक्षिणी बिहार। तो ये 16 महाजनपद जो थे, उनमें से एक महाजनपद आपका मगध कहलाता था, उसको इस नाम से जानते थे। यहां पर जैनिज्म और बुद्धिज्म, इस धर्म का बहुत डेवलपमेंट हुआ, और दो बड़े बड़े एम्पायर, एक मौर्य एम्पायर और एक गुप्ता, मौर्य वंश, गुप्ता वंश। मौर्य एम्पायर और गुप्ता यहीं पर मगध में ही डेवलप हुई। कौन सी जगह हो गई, ये वाली हो गई। एक नाम बता देता हूं ताकि दिमाग में रहे, बिंबिसार। आपको याद रहेगा, मगध के ही ये एक शासक हुए। अब लोग क्या हैं, देखिए, हवा और लोग, विंड, एयर और पीपल, इनके साथ क्या है कि हमेशा घूमते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, मतलब ये इधर से उधर जाएंगे ही जाएंगे। किस किस कारण से जाते हैं, पहला कारण तो ये हो सकता है जॉब, काम के लिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर कोई इलाका है जहां पर हमेशा फ्लड आता रहता है, या ड्रॉट यानी
सूखा फेमाइन आता रहता है, तब क्या करेंगे, लोगों को यहां से जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आर्मीज थी उस समय, बहुत बड़े बड़े शासक थे जो क्षेत्रों को जीतने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आर्मी यहां से वहां जाती थी, तो आर्मीज का मूवमेंट हो गया, ये हो सकता था, ये हुआ था, होगा अब। इसके अलावा मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स क्या करते थे, मर्चेंट्स व्यापारी, सामान को इधर से उधर ले जाना, कभी कभी कैरावेंस में जाते थे, कभी शिप में जाते थे। इसके अलावा टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स, मैं इसको RT कर देता हूं, रिलीजियस टीचर्स। ये RT जो होते थे किस लिए जाते थे, ये जाते थे गांव से गांव, विलेज से विलेज, मतलब गांव से गांव, शहर से शहर, ये देने जाते थे इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, सलाह और डायरेक्शंस देते थे, लोगों को बताते थे कि ये धर्म क्या क्या है, कैसा है, और इसके अच्छाइयां क्या है, धर्म का प्रचार करने जाते थे। इसके अलावा आपके मेरे जैसे लोग हैं बड़े जो एडवेंचर पसंद हैं, वो क्या घूमने जाते थे, नई जगह को पता लगाने जाते थे। तभी तो आप देखिए कोलंबस अगर नहीं होता तो इतने सारे देशों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। तो कई लोग एडवेंचर के लिए, डिस्कवरी के लिए चले जाते हैं इधर उधर। तो ये सारे कारण हैं जिससे लोग इधर से उधर जाते हैं। अब ये देखिएगा कि हिंदुस्तान को ये जो हिंदुस्तान है ये एक सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब आप कहेंगे सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया में आते हैं। एशिया में हम 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में हम लोग आते हैं, हमारा देश उसमें आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक आइलैंड हो जाए, यहां पानी 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 है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये आइलैंड है। इसी तरीके से जो हमारा देश है, हमारा देश, साथ में पाकिस्तान जोड़िए, बांग्लादेश जोड़िए, श्रीलंका जोड़िए, ये तो हो गया जो हमारा, जिसे हम कहते हैं साउथ। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसको मैं बता रहा हूं, ये साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये हो गया आपका, ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल भूटान हो, इस सारी चीजें जोड़ लीजिए। साथ में हम पड़ोसी कंट्रीज भी जोड़ लेते हैं, अफगानिस्तान हमारे बगल में ही है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट पाकिस्तान के बाद यहाँ पर ईरान आ जाता है, ईरान यहाँ पर आ गया, चाइना यहाँ पर हो गया, ये चाइना है। फिर हम आ जाइए यहाँ पर म्यांमार, यानी कि ये बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये सारे के सारे इलाके जिन जिनका मैंने नाम लिया, इन सबको हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। क्यों सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट तो एशिया हो गया, लेकिन ये एशिया में ही एक अलग भाग है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक आइलैंड को अलग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास पूरा पानी होता है, एक द्वीप। इसी तरीके से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो बाकी एशिया की जगह से किस किस से अलग है, हिल से, पहाड़ों से, माउंटेन से, सी से, इससे ये एशिया में अलग दिखाई देता है। इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। लोग हमारे देश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, बस गए, रह गए, इसी तरीके से सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं। जो लोग आए उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कहीं से वो सीख के आए कि भाई पत्थर है, पत्थर को तराशना कैसे है, या कहीं से सीख के आए कि फूड, खाना कैसे बनाना है, क्या इसके व्यंजन बनाए जा सकते हैं। कई लोग ये थे कि कहीं और से आए और वो म्यूजिक लेके आए अपने साथ। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये रच बस गई, सबको ऐड कर लीजिए। इस तरीके से जो संस्कृति है, संस्कृति बढ़ती है, कल्चर बढ़ता है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको इंडस के बारे में बताया था ना। हिंदुस्तान आप बोलते हैं, इंडिया, भारत, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो ये नाम कहां से आए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इंडिया है, इंडिया, ये नाम आया है इंडस, सिंधु नदी से, इसको इंडस बोला करते थे, इंडस। तो जब ईरानियन और ग्रीक, ये है ईरान, ये है ग्रीस, इसको हम कहते हैं यूनान, इसको हम कहते हैं ईरान। यहां से जब लोग आए, यहां सिंधु घाटी थी या सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के इस तरफ, सिंधु नदी के किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ, इस इलाके को जो ईरानी और यूनानी आए, और यहां पर वो आते थे मसाले के लिए और हमारे सिल्क के लिए। तो जब भी वो लोग आए तो ये कह तो पाते नहीं थे, भाई वो जगह का नाम जाके क्या बताएंगे, कौन सी जगह ये। तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया, उन्होंने कहा हिंदोस, और उन्होंने कहा इंडोस। ठीक, ये जो जगह है, इस जगह, इस सिंधु नदी के नीचे वाली जो जगह है, इसको उन्होंने इंडोस और हिंदोस कहना शुरू किया।
और यहीं से नाम पड़ गया इसका इंडिया। और हिंदू से क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कैसे पड़ा? जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान, यहां के ऐसे नाम हो रहे थे। अब भारत कहां से नाम पड़ा? भारत भी तो है। जो भारत नाम पड़ा है, ये थोड़ा सा इसको माइथोलॉजी में जाना पड़ेगा, ऋग्वेद में जाना पड़ेगा हमको। ऋग्वेद से ये नाम वर्णित है, और वो लोग जो ये बकायदा संस्कृत में यहां पर मेंशन्ड है, तो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, यहां पर इस हमारे इस इलाके में नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, वो इस इलाके को भारत कह के पुकारते थे, इसीलिए आज भी इसको भारत कहा जाता है। तो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत इस तरीके से बना है। अब हमको पता कैसे चलता है कि क्या चीजें पहले हो गई? तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तो हो सकता है बुक, कहीं से बुक मिल जाए, पहले लिखी गई हो, बुक से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बुक्स इतनी मिली नहीं मिली, वैसे तो मिली हैं, लेकिन एक और तरीका बताता हूं आपको, और थोड़ा पीछे जाते हैं। लोग क्या करते थे? हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखने की चीज को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है, ये शब्द जो आया है, ये आया है लैटिन का शब्द है मैन्यू। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, लिखी हुई चीज, रिटन बाय हैंड। इसको हम कहते हैं पांडुलिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट एक ही बात है, जो हाथ से लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी? अब यहां पर देखिए, ये ताड़ का पेड़ है, पाम ट्री है, पाम ट्री, या एक ऐसा पेड़ होता था, हिमालय में खासतौर पर मिलता है, इसको हम कहते हैं बर्च। इसकी जो छाल है, ट्री की जो छाल है, उसको निकाला जाता था, उस पे लिखा करते थे। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं वो हमें मिली हैं। आप ये देखिए, ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये हमें मिली है। इससे हमें पता चला कि भाई क्या क्या हो रखा था उस समय। अब ये जो पांडुलिपियां हैं, क्योंकि ये कुछ कीड़े खा गए, कुछ खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन फिर भी अगर आप मोनेस्ट्री जाएंगे या फिर टेंपल जाएंगे, मंदिर और ऐसी जगह, तो वहां पर ये चीजें अभी भी विद्यमान हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि रिलीजियस बिलीफ क्या थे लोग के, प्रैक्टिसेस क्या थी उस समय, उनके धार्मिक विचार क्या थे, कैसे जीते थे वो, किंग्स की लाइफ कैसे थी, शासक कैसे रहते थे, मेडिसिन की क्या सिचुएशन थी, और मतलब दवाइयों की, और साइंस यानी कि विज्ञान की क्या सिचुएशन थी। इसके अलावा बहुत सारे नाटक, इपिक्स कह लीजिए इनको, पोयम्स कह लीजिए, जो आपके काव्य वगैरह हैं, कुछ प्लेज हैं, ये सब हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चले। मोस्टली ये जो है, ये सारी चीजें संस्कृत में मिली हैं, लेकिन ये वहां की लोकल भाषा में मिली, तमिल में भी मिली है एक तो, और लोकल भाषा में मिली है। इस लोकल भाषा को हम कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहेंगे? प्राकृत। तो प्राकृत शब्द का मतलब होता है, मान लीजिए ये इलाका है, यहाँ के लोग कुछ भाषा बोलते हैं, तो वो प्राकृतिक भाषा हो गई। वो पूरे देश की या पूरे इलाके की भाषा नहीं है, किसी एक जगह की भाषा हो गई, प्राकृत। तो एक तो मैंने आपको बता दिया मैन्यूस्क्रिप्ट। एक तो तरीका ये है पता करने का कि भाई पहले क्या चीज हुई थी, तो लोगों ने लिखा, हमने समझ लिया। इसके दूसरा तरीका है इंस्क्रिप्शंस का। दूसरा तरीका इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी ठोस वस्तु पे, जैसे पत्थर हो गया, स्टोन, या कोई मेटल हो गया, इस पे जो चीज गोद दी गई, उसके ऊपर जो लिखी दी गई, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शन मोस्टली जो हमें मिले, वो मिले हैं जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो ऐसे पत्थरों पे या फिर मेटल पे गुदवा देते थे, ताकि जो उनके जो आदेश हैं वो लोगों को पता चलते रहें, लोग उसको फॉलो करें। इसके अलावा और भी चीज हमको यहां पर मिली है, खास तौर पे जो राजा हुआ करते थे, राजा कहें या किंग्स हुआ करते थे, तब ये जीतते थे, तो इसकी विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को ये यहां दर्ज करते थे। इसीलिए क्योंकि ये पत्थर और ठोस चीजों पे लिखी गई है, ये आज भी हमें मिल गई है, ये इतनी खराब नहीं। अब आप देखिए, ये आज की सिचुएशन है, जो पहले लिखी गई थी, पत्थरों को गोद के, अरबी में लिखा हुआ है। तो अब इसमें यह है कि आपके दिमाग में आएगा, ये पता कौन करता है, इसमें आदमी कौन इन्वॉल्व होता है? तो इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है कि जो पहली चीजें यूज हुई हैं, चाहे वो स्टोन के बारे में पता करे, चाहे वो ईंटों के बारे में पता करे, चाहे वो पेंटिंग के बारे में पता करे, चाहे वो स्कल्पचर के बारे में पता करे, जो भी चीजें वहां पर पहले के जमाने में की गई है, उनके बारे में पता करें, जो मिली है, या फिर उनकी खुदाई करें। यहां पर ये सब खुदाई करके इन्होंने निकाला है।
तो खुदाई करना और फिर निकालना ये भी इन्हीं का काम है, आर्कियोलॉजिस्ट का। आर्कियोलॉजी का यही काम है। आर्कियोलॉजी जो शब्द है, ये जो आर्कियोलॉजी शब्द है, ये आया है आर्काइव से। आर्काइव का मतलब होता है लाइब्रेरी। आर्काइव का मतलब होता है जो चीज संजो के रखी जाती है, राइट। तो अब को बहुत सारी चीजें ये पता करते हैं, जैसे टूल्स, उस समय क्या सामान हुए, वेपन्स क्या थे, लड़ाई करने के लिए लोग क्या यूज करते थे, पॉट्स मिले हैं। इसके अलावा वहां उस समय खाना बनाने के लिए बर्तन कौन से थे, पैन्स मिले हैं, आभूषण मिले हैं जिसको हम ऑर्नामेंट्स कहेंगे। फिर उसके बाद कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो ये सारी चीजों की समझ निकालना, समझना, और आप ये कहें बोन, हड्डियां मिली है, और क्ले, मिट्टी के बने आइटम, मेटल के बने आइटम, बहुत सारी चीज मिली है। तो इन सबको पता करना, समझना आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। ध्यान रहे, ये ऐसी चीजें हैं जो खराब नहीं होती, इसलिए हमको मिल भी गए। तो ये सारे सामान हमको मिले हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एनिमल के, बर्ड के, फिश के, यानी कि जानवर, पक्षी हो गए, मछलियां हो गई, इनके भी ये रिमेन, क्योंकि हड्डियां कभी कभी जम जाती हैं और रह जाती हैं तो वो पता चलती है। तो एक तो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए। दूसरे साहब कौन लोग होते हैं जो ये वाला काम करते हैं, ये तो इनका काम हो गया। हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, वो जाके ऐसे खुदाई वुदाई नहीं करते, ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है पता करना ये सब। हिस्टोरियंस का मतलब ये होता है कि जो भी पास्ट की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट से मिली, चाहे वो इंस्क्रिप्शन से मिली हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी से मिली हो, चाहे वो हस्तलिखित हो, चाहे वो कहीं गुदी हुई दिख रही हो, चाहे किसी ने खोद के निकाली हो, इन सब को जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार, इसको कहते हैं सोर्स, जहां से उनको जानकारी मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये जो हिस्टोरियंस हैं और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, ये करते क्या है, ये है जासूस। ये क्या है, डिटेक्टिव्स। ये जासूस की तरह काम करते हैं कि आज जो मिली है उसको पता करने की कोशिश करते हैं कि ये पहले क्या रहा होगा। तो ये किताब को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसमें लिखा है पास्ट। इसमें पास्ट नहीं लिखा है, बल्कि पास लिखा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के लिए, चाहे वो किंग हो, राजा हो, चाहे वो रंक हो, फार्मर हो, क्वीन हो, व्यापारी हो, सबके लिए जो पास्ट है, अतीत के मायने अलग हैं। इसीलिए हम हर के बारे में अलग अलग तरीके से समझेंगे। अच्छा, मेन काम क्या है, मेन चीज क्या है? जो किंग्स या राजा थे वो पैसे वाले थे, है ना। तो जब भी वो जीतते थे वो गुदवा देते थे उनकी इसलिए उनकी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन उस समय में 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, जो भी समय हम आगे डिस्कस करेंगे, उस समय जो हंटर्स थे, यानी जो शिकारी थे, या फिर नॉर्मल लोग थे, संग्राहक थे, फार्मर लोग थे, या और भी जो जनमानस थी, नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी लोग जो थे, उनके बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानकारी हमें कम मिलती है, या बहुत बहुत ही रेयर मिलती है। किंग्स, राजाओं के बारे में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो राजा थे, उनके पास पैसा था, वो गुदवा सकते थे। अब इसमें कई बार डेट्स आएंगी, जब भी हम आगे जाएंगे ना, डेट्स आने वाली है। अब डेट्स को समझिए। डेट्स जो है ना, आज से 2000 साल पहले आप चले जाइए, माना जाता है कि 2000, तकरीबन 2000 साल पहले यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, ये क्रिश्चियनिटी के संस्थापक हैं। ये क्रिश्चियनिटी के संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म का, जब जैसे मान लीजिए आज जन्म हुआ, इसको ये जीरो माना जाता है, इसको जीरो माना जाता है। इसके पहले, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, जो भी समय है उसको बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाएगा। मतलब अब अगर आप कहेंगे 1000 साल पहले क्या हुआ, यीशु मसीह के जन्म से पहले, तो आप इससे लिखेंगे 1000 BC। कोई कहेगा कि यीशु मसीह के जन्म के 1000 साल बाद क्या हुआ, तो आप 1000 लिखेंगे, यहां पर साथ में लगा देंगे AD। BC है बिफोर क्राइस्ट, AD है एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी। ध्यान रहेगा। अब कई लोग आए, उन्होंने कहा देखो यार, ये तो क्रिश्चियनिटी की बात होगी, हम तो क्रिश्चियन नहीं है, हम क्यों BC और AD लिखे। तो वो जो नॉन क्रिश्चियन, या फिर जिसे कहे हम सेक्युलर वाले लोग थे, उन्होंने कहा हम इसी को लिखेंगे, 1000 साल पहले जाना है, ठीक है, ये यीशु मसीह जन्म हुए हैं, हम इसको लिखेंगे 1000 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। और अगर कोई 1000 साल आगे की बात करता है, यीशु मसीह जो हम जीरो ले रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे, जो नॉन क्रिश्चियंस है वो लिखेंगे 1000 CE, कॉमन एरा। ध्यान रहेगा। तो ये शब्द आप, ये वर्ड काफी आप देखने वाले हैं। अच्छा, एक शब्द और आता है खासतौर पे, जिसे हम कहते हैं BP। BP जो शब्द है वो आज से, जैसे आज की जो डेट है ना, उससे पहले कितना समय हुआ, और ये सब निकालने का तरीका है, कार्बन डेटिंग वगैरह इसमें यूज होती है।
तो ये आज के समय से जितना पीछे गए, तो ये आप समझ गए ना। अगर मैं आपसे कहूंगा 2005 एडी क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, यहां से 2005, ये 2005 इस जगह पे आ जाएंगे आप। प्रभु यीशु मसीह के 2005 साल बाद आज का समय ये 2005 एडी हो जाएगा। अब ऐसी बहुत सारे सिंबल्स मिले, इनको समझना बड़ा मुश्किल था, तो लोगों ने क्या किया, कई लोग मिले, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, वहां पर एक ही स्क्रिप्ट में आप देखें अलग अलग लैंग्वेजेस थी, 3 लैंग्वेजेस आपको दिख रही थी। तो ये ग्रीक हो गई, 2 अलग तरीके की इजिप्शियन थी, तो लोग मिले, एक ग्रीक का वाला आदमी मिला, 2 इजिप्शियंस मिले, तो उन्होंने आके देखा, फिर उन्होंने इसको बहुत, क्योंकि कुछ चीजें इनको पता थी, कुछ चीजें उनको पता थी, फाइनली इन्होंने पता किया कि जहां जहां ये लायन बना है इसका मतलब एल है, जहां जहां ये पक्षी बना है यहां ए है। इस तरीके से सिंबोलॉजी लोग बना लेते हैं, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ये सिंबोलॉजी बनाते हैं, पुरानी चीजों को वो डिकोड करते हैं, डेसिफर करते हैं, पता करते हैं कि इसका मतलब क्या रहा होगा। राइट, मैंने कहा था ना वो जासूस हैं। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। अब मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा आपको, यहां पर एक बहुत शॉर्ट में हम इसकी समरी देख लेंगे, ब्रीफ, कि आपका एग्जाम अगर आए तो फटाफट आप 5-8 मिनट में इसको देख सकें, लेकिन वो हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।